हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें से हम आपको दक्षिण भारत के जितने भी पठारी भाग हैं उस सभी के बारे में मैं आपको एक एक से डिटेल से बताऊंगा। यानी कि यह एक तरह से मैराथन क्लास होने वाला है। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या बिहार दरोगा, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, खलासी, चपरासी, किसी भी यानी कि आप एनीबडी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो फिर आपको पठार से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस किस पठार के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मारवाड़ के पठार के बारे में, उसके बाद फिर मालवा के पठार के बारे में, मालवा के बाद फिर बुंदेलखंड और बघेलखंड के बारे में, उसके बाद फिर दोस्तों छोटा नागपुर का पठार जिसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, इसके बारे में बताएंगे काफ़ी डिटेल से। उसके बाद फिर दोस्तों दक्षिण भारत का एकमात्र मैदानी भाग जो छत्तीसगढ़ का मैदान, इसके बारे में भी। फिर उसके बाद दोस्तों दक्कन का लावा ट्रैप के बारे में, उसके बारे में बताऊँगा, जिसे मैं आपको 4 भागों में बाँट कर याद करवाऊँगा, जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उसके बाद फिर दंडकारण्य पठार। फिर सबसे अंत में बताऊंगा मेघालय के पठार के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको इतने सभी चीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से बारी बारी से डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है मारवाड़ का पठार, जिसे मेवाड़ का पठार भी कहा जाता है। दोस्तों, मेवाड़ का पठार पूर्वी राजस्थान के आरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में स्थित है। यानी कि पहली बात है कि ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के पूरब में, और दूसरी बात है कि आरावली में के पर्वत श्रृंखला के पूरब में, यानी कि राजस्थान के भी पूरब में और आरावली पर्वत श्रृंखला के भी पूरब में स्थित है। उसके बाद फिर दोस्तों इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 250 से 500 मीटर के बीच। खैर, इसे आप याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर दोस्तों इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि मारवाड़ में मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल इत्यादि पाई जाती है, और ये बिंद क्रम की चट्टानें हैं। क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, यह है आरावली पर्वत श्रृंखला, और आरावली के पूरब में जो आपको ये ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहा है, यह है मेवाड़ का पठार, जिसे मारवाड़ का पठार भी कहा जाता है। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर आपको रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है, जो है मालवा का पठार। ठीक उसके बगल में दोस्तों यहाँ पर है बिंद पर्वत श्रेणी। इस बिंद श्रेणी में मुख्य रूप से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शैल इत्यादि पाया जाता है। उसी वजह से यानी कि मारवाड़ का पठार भी बिंद श्रेणी का ही भाग है। इस वजह से यहाँ भी उसी प्रकार के इसमें खनिज पाया जाता है, जो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल इत्यादि पाया जाता है। तो कह सकते हैं कि बिंद पर्वत श्रेणी, उसके बाद मालवा में भी, उसके बाद फिर मेवाड़ इत्यादि, इस सभी में लगभग एक समान प्रकार के खनिज ही पाया जाता है, जो है मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल इत्यादि, और कुछ कभी कभी धात्विक खनिज भी पाया जाता है। उसे मैं आपको खनिज वाले सेक्शन में बताऊँगा। उसके बाद फिर दोस्तों इसकी मुख्य नदी की बात की जाए तो फिर मारवाड़ का पठार का मुख्य नदी है बनास नदी। लेकिन इसका एक कारण यही है कि इस नदी के बहाव के कारण यहाँ का मिट्टी का अधिक कटाव हो जाता है, जिस वजह से यहाँ का मैदान घुमावदार मैदान के रूप में चेंज हो जाता है। यानी कि नदी इस तरह से बहते हुए अपने किनारे से भी मिट्टी को काटते हुए कुछ इस प्रकार से बना देता है, जिस वजह से यहाँ पर खेती करना उतना कारगर नहीं होता है। और मिट्टी बहने का मेन वजह यह भी है कि यहाँ पौधों का अभाव, पेड़ पौधों का अभाव, क्योंकि पेड़ पौधे रहने की वजह से यहाँ पर मिट्टी काटना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके जड़ों द्वारा मिट्टी को अपनी ओर समेटे हुए रखेगा, उसके बाद फिर बहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पेड़ों के अभाव के रहने की वजह से यहाँ पर आसानी से नदियाँ काट कर बहा देती है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है, यह है मेवाड़ का पठार। उसके बाद फिर दोस्तों दूसरा है मालवा का पठार। तो दोस्तों मालवा का पठार यह प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यह आरावली के दक्षिण पूर्व और विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थित है। यहाँ देख सकते हो दोस्तों विंध्याचल पर्वत है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था यह आरावली पर्वत श्रृंखला है, और इसके पूर्व में है ये दोस्तों यह है मारवाड़ का पठार, जिसे मेवाड़ का भी पठार कहा जाता है। उसके बाद फिर ये है मालवा का पठार। अब मालवा के बगल में है दोस्तों जो मैंने बताया था बिंद पर्वत श्रृंखला। इसका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि यहाँ की मुख्य नदियाँ जो है चंबल, बेतवा और केन है, जो यमुना नदी में मिलने से पहले मालवा पठार को बहा देती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों
मेवाड़ के पठार को जिस प्रकार से दहा देता है, उसी प्रकार से इस नदियों द्वारा भी इस पठारी बाग को दहा देता है और उसी तरह से यहाँ घुमावदार वितरिका की रचना के रूप में बन जाता है। उसके बाद दोस्तों इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ काली मिट्टी से ढका हुआ है, क्योंकि यह दक्कन ट्रैप का ही भाग है जो बेसाल्ट मिट्टी से बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर काली मिट्टी और यहाँ पर बात है बेसाल्ट मिट्टी। दोस्तों यहाँ पर आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये है लावा ट्रैप। लावा ट्रैप मुख्य रूप से बेसाल्ट से बना हुआ है और बेसाल्ट काली होती है, इस वजह से यह काली मिट्टी से बना हुआ है। अब बात है दोस्तों कि यहाँ पर ये लावा ट्रैप में बेसाल्ट मिट्टी कहाँ से आया, तो फिर ये सागर में पाई जाती है बेसाल्ट मिट्टी, जो कभी और ज्वालामुखी उद्भेदन की वजह से यह मिट्टी ऊपर चला आया। इस वजह से यहाँ पर बेसाल्ट मिट्टी, जिसे कहते हैं काली मिट्टी, का निर्माण हुआ है। ये अलग टॉपिक है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से अपना प्रायद्वीपीय भारत कहाँ से कहाँ आया है और उसके बाद फिर किस प्रकार से हिमालय का उत्पत्ति हुआ, इस सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर दोस्तों इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि यह वनस्पति से रहित है। वनस्पति से रहित है, इसलिए चंबल नदियों द्वारा आसानी से कटाव के कारण गहरी खाइयाँ विकसित हो गई। क्या दोस्तों, वनस्पति से रहित है क्योंकि वनस्पति नहीं रहने की वजह से, क्योंकि वनस्पति का जड़ काफ़ी दूर दूर तक गया हुआ रहता है, जिस वजह से मिट्टी को काटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वनस्पति नहीं रहने की वजह से नदियों द्वारा खासकर बरसात के दिनों में ही अधिक कटाव हो जाता है, जिस वजह से वहाँ का खेत का आकार बिल्कुल ही बदल जाता है और वह खेती कृषि के लायक नहीं रह पाता है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कौन सी नदियाँ बता रहा है, चंबल जैसी नदियों द्वारा अधिक कटाव के कारण गहरी खाई विकसित हो गई है और यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त हो गई है, जिसकी वजह से यह बैडलैंड में परिवर्तित हो गई है। दोस्तों यहाँ पर भी आप सुनते होंगे एक बिहार प्रदेश, सुने होंगे कि बिहार प्रदेश का निर्माण हो गया। बिहार प्रदेश यही है दोस्तों, नदियों द्वारा अधिक कटाव हो जाने की वजह से काफ़ी गहरा खाई बन जाता है, इतना कि मतलब वहाँ पर आदमी अगर छिप जाए तो पता नहीं चलता है। इस प्रकार के खाई को ही बिहार प्रदेश कहते हैं। यह मुख्य रूप से चंबल घाटी में पाया जाता है। आप सुने होंगे चंबल की डाकू वह बिहार प्रदेश में छुप जाया करता था पहले। उसके बाद फिर दोस्तों है बुंदेलखंड। दोस्तों बुंदेलखंड आप देखिए, फिर से मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। ये है आरावली दोस्तों। आरावली के फिर देख सकते हैं बगल में, ये मैंने आपको क्या बताया था, मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के बाद फिर ये मालवा का पठार, मालवा के देख सकते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों ये है बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड के बगल में ये है बघेलखंड। तो सबसे पहले आप बुंदेलखंड के बारे में जानिए। तो दोस्तों यह प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है जो मालवा पठार के पूरब तक फैला हुआ है, मालवा पठार के पूरब तक फैला हुआ है और बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर दोस्तों इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर के आसपास है। इसके पीछे मैंने आपको मेवाड़ में बताया था, जिसकी ऊंचाई 250 से 500 मीटर है। खैर इसको आप याद करने का आपको उतना ज़रूरत नहीं है, आप इसे भले याद करिए कि उत्तर प्रदेश और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ की मुख्य चट्टान की बात की जाए तो फिर यहाँ ग्रेनाइट और नीस पाई जाती है, ग्रेनाइट और नीस पाई जाती है। उसके बाद फिर दोस्तों यह भी सूखाग्रस्त क्षेत्र है, लेकिन वर्षा ऋतु में जब बेतवा और केन जैसी नदी धाराएं बहती है तो इन नदियों के अधिक कटाव से इस क्षेत्र को लहरदार जैसा क्षेत्र में बदल दिया जाता है। ये समझ गए, यानी कि इधर का क्षेत्रफल, इधर का क्षेत्र देख सकते हैं दोस्तों, इधर का मालवा हो गया, बुंदेलखंड, बघेलखंड और मेवाड़, इस सभी में सूखा क्षेत्र है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका मेन वजह क्या है दोस्तों, आप जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये है आरावली पर्वत श्रृंखला, ये है आरावली पर्वत श्रृंखला। जब बरसात के दिनों में जब मानसून आता है तो फिर कुछ इस प्रकार से आता है, उसके बाद फिर ये आरावली को चीरते हुए निकल जाती है, यानी कि आरावली में यह नहीं टकराता है, इसी वजह से बारिश नहीं होता है। उसके बाद फिर यह बादल जाकर डायरेक्ट हिमालय में टकराता है, जिस वजह से हिमालय में अधिक वर्षा होता है और यहाँ वर्षा, इसके वजह से वर्षा नहीं होने की वजह से यहाँ पर सूखा क्षेत्र पाया जाता है मुख्य रूप से यहाँ पर। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर है पश्चिमी घाट और इधर है पूर्वी घाट। यहाँ पर बादल टकराती है, यानी कि मानसून टकराती है, तो यहाँ पर तो वर्षा होता है, लेकिन इसके आसपास में इधर भी वर्षा उतना नहीं होता है, यानी कि इधर भी सूखा क्षेत्र हो जाता है। इसे कहते हैं दोस्तों वर्षा वृष्टि, यानी कि यहाँ वर्षा नहीं होता है। वर्षा नहीं होने का मेन वजह यह भी है क्योंकि दोस्तों इधर वर्षा तो इधर हो जाता है,
वर्षा हो जाने की वजह से वहाँ पर उस हवा में यानी कि उस वायु में नमी की कमी हो जाती है। नमी की कमी हो जाने की वजह से वह आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन वर्षा नहीं होता है क्योंकि नमी नहीं है। लेकिन वही हवा अगर आगे बढ़ते हुए अगर किसी बड़े तालाब यानी कि समुद्र महासागर से अगर गुजरते हुए गुजरे तो वो नमी धारण कर लेती है। उसके बाद फिर कहीं भी किसी भी पर्वत से टकराने के बाद वर्षा कर सकती है। जैसे लौटते हुए मानसून में जब आती है दोस्तों इधर से, तो फिर वो इधर बंगाल के खाड़ी वाले इधर से नमी को ग्रहण करती है। उसके बाद फिर तमिलनाडु में अधिक वर्षा करती है, क्योंकि इधर से आती है तो फिर इधर जलीय क्षेत्र है, इधर बंगाल की खाड़ी में जलीय क्षेत्र है और इधर अत्यधिक नमी शोषित कर लेती है यानी कि अपने ग्रहण कर लेती है। उसके बाद फिर तमिलनाडु में आकर वर्षा करती है। वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ियाँ हैं, मलाई ये सब पहाड़ी भी उधर है और उसके बाद फिर बहुत सारा और है। इस सभी से टकराने के बाद फिर वहाँ वर्षा होती है। इसी वजह से इधर का दोस्तों आप देख सकते हैं, मालवा हो गया, बुंदेलखंड, मेवाड़ इत्यादि इस सभी जगह में वर्षा काफ़ी कम होने की वजह से यहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्र पाया जाता है। इतना समझ के आपको दोस्तों यह भी याद रखना है कि इस क्षेत्र में वर्षा कम होता है और साथ ही साथ जब वर्षा होता है तो फिर मिट्टी का अधिक कटाव हो जाता है। इस वजह से बिहाड़ और लहरनुमा जैसा आकृति का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ वर्षा तो कभी कभी होता है लेकिन मिट्टी में पेड़ पौधे नहीं होने की वजह से अत्यधिक कटाव हो जाता है। इस वजह से लहरनुमा आकृति का निर्माण होता है। उसके बाद फिर दोस्तों दूसरा है बघेलखंड। इसका भी वही हालत है दोस्तों जिस प्रकार से औरों के बारे में बताया है। तो दोस्तों यह बघेलखंड बुंदेलखंड के पूरब में स्थित है। देख सकते हैं दोस्तों, यह है बुंदेलखंड और इसी के पूरब में है बघेलखंड। दोस्तों यह चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बना है और उसी तरह से यहाँ पर यह भी हो सकता है चूना पत्थर बलुआ पत्थर के अलावा ग्रेनाइट, नीस, उसके बाद फिर डोलोमाइट इत्यादि खनिज भी यहाँ पर पाया जाता है। दोस्तों इसका वह क्षेत्र है सोन और महानदी। कौन सा दोस्तों? सोन और महानदी। दोस्तों सोन और महानदी दोनों करीब एक ही जगह से निकलती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, यह है छत्तीसगढ़ दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों यहाँ है, इसी को मैं खींचकर यहाँ पर लाता हूँ, आपको दिखाई पड़ा। ये है मैकाल पर्वत श्रेणी, मैकाल है। मैकाल के अमरकंटक से 3 नदियाँ बहती है। एक बहती है सोन नदी जो बिहार में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। दूसरा है महानदी जो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और उसके बाद फिर तीसरा है दोस्तों जो है नर्मदा नदी, जो अरब सागर में जाकर जिसे कहते हैं खंबात की खाड़ी, वहाँ पर जाकर मिल जाती है। तो इनमें से 2 है सोन नदी और महानदी। ये दोनों नदी जो किस में पड़ता है दोस्तों? तो बघेलखंड में पड़ता है। लेकिन यहाँ दोस्तों उस प्रकार से मिट्टी का कटाव उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर जड़ें अधिक है। जड़ें अधिक होने की वजह क्या है? वनस्पति अधिक है। इस वजह से यहाँ मिट्टी काटना उतना आसान नहीं हो पाता है और यहाँ का प्लेन यानी कि समतल मैदान अधिक पाया जाता है, यानी कि यहाँ कृषि योग भी कुछ है। दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 150 से 1200, इसका कोई खास नहीं है। उसके बाद फिर दोस्तों है छोटा नागपुर पठार। दोस्तों छोटा नागपुर पठार को हम आपको सबसे पहले बता देते हैं इसका लोकेशन के बारे में। तो दोस्तों यह है छोटा नागपुर पठार, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। छोटा नागपुर पठार के उत्तर में दोस्तों राजमहल की पहाड़ियाँ हैं जो बिहार तक, भागलपुर तक फैला हुआ है। और उसके बाद फिर दोस्तों उसके दक्षिण में यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर मैप में आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, गणजात की पहाड़ियाँ हैं। यानी कि उत्तर में राजमहल और दक्षिण में गणजात। और उसके बाद फिर दोस्तों दामोदर नदी द्वारा बीच से इसे बहती है। यहाँ से दामोदर नदी द्वारा इसे 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक है हजारीबाग का पठार और दूसरा है रांची का पठार। तो समझ गए दोस्तों कि छोटा नागपुर पठार के उत्तर में है राजमहल की पहाड़ी और उसके दक्षिण में है गणजात की पहाड़ी, और दामोदर नदी द्वारा इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक उत्तरी भाग को कहते हैं हजारीबाग का प्लेटू, क्योंकि वह हजारीबाग जिला उधर ही स्थित है। और उसके बाद फिर दक्षिण भाग है जो रांची का प्लेटू, क्योंकि रांची इधर ही स्थित है, किधर? दक्षिण की ओर में। तो दोस्तों इसका फर्स्ट पॉइंट है कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी भाग है। उसके बाद फिर दोस्तों इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें झारखंड राज्य और उड़ीसा राज्य, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ है। क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों इधर का जो क्षेत्रफल है यहीं पर है जो छोटा नागपुर पठार मुख्य रूप से फैला हुआ है। और यह काफ़ी समृद्ध है धात्मिक रूप से। और यहाँ पर कोयला, खास करके दोस्तों यहाँ पर कोयला का अधिक उत्पादन होता है। इसी वजह से इसे रूह प्रदेश कहा जाता है।
क्या दोस्तों, रूर प्रदेश। रूर प्रदेश है जर्मनी में, जहाँ से भी कोयला काफ़ी अधिक निकाला जाता है। इसी वजह से उसी के नाम पर, उसी के तर्ज पर इसे रूर प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद फिर दोस्तों यह मुख्य रूप से गोंडवाना चट्टानों से बना है, जिसमें आर्कियन, नीस, शिस्ट और डेक्कन लावा के टुकड़े हैं। इसलिए यह धात्मिक खनिजों के साथ साथ कोयला दोनों में समृद्ध है। दोस्तों गोंडवाना लैंड की चट्टानें पाई जाती है। गोंडवाना लैंड के कारण ही दोस्तों यहाँ पर 90 से 99% कोयला का उत्पादन पूरे भारत में यहीं से होता है। इसी वजह से इसे रूर प्रदेश कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर धात्मिक खनिज भी पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर दंडकारण्य पठार है दोस्तों, और उसी के आसपास में यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू भी है। इस सभी में काफ़ी खनिज पाई जाती है। खास करके दोस्तों उड़ीसा राज्य में हर एक तरह का खनिज ही मिल जाता है। वहाँ पर मैंगनीज, उसके बाद फिर लो अयस्क इत्यादि खनिज काफ़ी इत्यादि ठोस मात्रा में उपस्थित है। भारत का 90% कोयला इसी क्षेत्र में है, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। समझ गए दोस्तों। उसके बाद फिर दोस्तों इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में विभाजित करता है। मैंने आपको बताया, जिसमें से उत्तरी भाग को हजारीबाग का पठार और उसके बाद फिर दक्षिणी भाग को रांची का पठार कहते हैं। उत्तरी हो गया दोस्तों और दक्षिणी हो गया इधर। उसके बाद फिर दोस्तों छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी किनारा राजमहल पहाड़ियों से बना है, जो बेसाल्ट लावा से बने हैं। बेसाल्ट लावा दोस्तों ये है दक्कन ट्रैप, ये बेसाल्ट लावा से बना है। इतना बेसाल्ट लावा से बना है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसके किनारा में यहाँ पर भी कुछ नहीं लावा होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पूरा घनघोर होगा, यानी कि इसका घनत्व यहाँ पर अधिक होगा, तो फिर इसके किनारा में भी थोड़ा थोड़ा लेकिन होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, यानी कि वहाँ घनत्व कम होगा लेकिन होगा, यानी कि इसका प्रभाव ही यहाँ पर है। दक्कन ट्रैप का विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। और छोटा नागपुर कहाँ तक है दोस्तों, तो फिर ये राजमहल की पहाड़ियाँ तक है। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ उत्तर पूर्वी किनारा की जगह पर आप उत्तरी भाग भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग में दोस्तों गहजात की पहाड़ियाँ हैं, जो कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। फिर दोस्तों यहाँ की मुख्य नदी की बात की जाए तो फिर यहाँ की मुख्य नदी है जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। उनमें से उत्तर कोयल, दक्षिण कोयल, स्वर्ण रेखा और उसके बाद बराकर नदी इत्यादि है, जो मुख्य रूप से कहाँ से निकलती है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। उसके बाद फिर आता है छत्तीसगढ़ का मैदान। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदान दक्षिण भारत का एकमात्र मैदानी भाग है, जो है छत्तीसगढ़ का मैदान। दोस्तों इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कहाँ होगा। तो दोस्तों इसका फर्स्ट पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ का मैदान प्रायद्वीपीय पठार का एकमात्र मैदानी क्षेत्र है। समझ गए। उसके बाद फिर दोस्तों यह मैकाल रेंज और उड़ीसा पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह मैकाल रेंज और उड़ीसा पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह है छत्तीसगढ़ का मैदान। उसके बाद फिर दोस्तों इधर का क्षेत्र दोस्तों मैकाल रेंज, आपको मैंने बताया था दोस्तों, मैकाल रेंज के अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। जो इधर बहती है सो कौन है दोस्तों, जो गोदावरी। और उसके बाद फिर इधर जो बहती है सो सोन, और इधर बहती है सो नर्मदा है। उसके बाद फिर दोस्तों यह तस्तरी के आकार का है और महानदी द्वारा बहाया जाता है। यहाँ भी महानदी द्वारा बहाया जाता है। यहाँ भी बहाया जाता है लेकिन उतना उस तरह से नहीं बहाया जाता है, क्योंकि यह मैदानी भाग है। यहाँ पर भी अच्छा पेड़ पौधा बहुत सारा है, कहीं कहीं मिट्टी का कटाव होता है। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ की समान ऊंचाई की बात की जाए तो फिर 250 से 330 मीटर के बीच है। खैर इसे भी याद ना करें तो ही ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इसे पूरा कंप्लीट करवा दूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।